माइंड मार्वल ज़ॉम्बीज़ एपिसोड 1। एपिसोड स्टार्ट होता है कमाला खान से, जो रेरी विलियम और अपनी एआई असिस्टेंट फ्रेडी अपना वक्त ज़ॉम्बीज़ से बच के गुजारते हैं। रेरी और फ्रेडी की दोस्ती एक तरह से टीनेज वाली बॉन्ड बन जाती है और केट भी उनके साथ चलती है। कभी कभी उन्हें एक प्रॉब्लम होती है। केट का पुराना मेंटोर हॉकाई अब ज़ॉम्बी बन चुका है और उन पे हमला करता रहता है। एक दिन उन्होंने एक क्वाड्रेंट क्रैश होते हुए देखा था। वहां से उन्हें एक छोटा सा डिवाइस मिलता है। रिरी को समझ आता है कि ये एक ट्रांसमीटर है जो शील्ड का लग रहा है। केट और रिरी पहले ज्यादा सीरियस नहीं होती, लेकिन कमाला इंसिस्ट करती है कि ये चीज शील्ड बेस ओहायो में पहुंचानी चाहिए। हो सकता है इसमें कोई क्योर मिल जाए। कमाला की उम्मीद को देख के तीनों ओहायो के सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मुश्किल शुरू हो जाती हैं। वो एक वैली में पहुंच जाते हैं जहां ब्रोकन गॉड्स हमेशा लड़ते रहते हैं। जो भी बीच में फंसा वापस नहीं आ सकता। सबसे पहले केट उस वैली का शिकार बन जाती है। कमाला उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर रिरी को समझ आ जाता है कि उनके बचने के चांसेस बहुत कम है। प्रैक्टिकल सच रखते हुए रिरी फ्रेडी को कहती है कि कमाला को लेकर यहाँ से निकल जाओ। कमाला छोड़ने के मूड में नहीं होती, लेकिन रिरी समझती है कि ट्रांसमीटर को शील्ड तक पहुँचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेडी जबरदस्ती कमाला को लेकर निकल जाती है। जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तब कमाला की जान बचाता है एक नया हीरो, ब्लेड नाइट। ये ब्लेड नाइट और मून नाइट का मिक्सचर होता है। सबसे पहले ये देखना ही एक्साइटिंग है कि ब्लेड फाइनली एमसीयू में दिख गया है, चाहे ये अल्टरनेट यूनिवर्स ही क्यों ना हो। मार्वल ज़ॉम्बीज़ ने एक बोल्ड स्टेप लिया है और उस मून नाइट के लोर के साथ कंबाइन करना और भी इंटरेस्टिंग डिसीजन है। यहाँ ब्लेड के नाम एरिक बुक है। जब एरिक को पता चलता है कि कमाला ट्रांसमीटर शील्ड तक पहुँचा रही है और शायद इससे ह्यूमैनिटी बच सकती है, तो वो उसकी हेल्प करने का फैसला करता है। अपनी आयोनिक मोटरसाइकिल पर कमाला को लिफ्ट देता है। शील्ड बेस पर पहुंचने पर कमाला को सिर्फ एक बड़ी ज़ॉम्बी हॉर्ड दिखाई देती है, लेकिन एरिक बिल्कुल टेंशन नहीं लेता। वो कमाला से कहता है चिंता मत करो और बाइक लेकर सीधा ज़ॉम्बीज़ के बीच घुस जाता है। शॉकिंगली ज़ॉम्बीज़ उनके रास्ते खोल देते हैं। कमाला को समझ आ जाता है कि इन ज़ॉम्बीज़ को कोई कंट्रोल कर रहा है और वो है मेलिना, जो हमें ब्लैक विडो मूवी में मिली थी। लेकिन इस अल्टरनेटिव यूनिवर्स में मेलिना अलग है। अब वो रेड रूम की साइंटिस्ट नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही अपने हस्बैंड एलेक्स रेड गार्डियन और अपनी अडॉप्टिव डॉटर येलेना ब्लैक विडो के साथ। ये लॉजिक भी बनता है क्योंकि ओरिजिनल एमसीयू में भी एलेक्सा और मेलिना ओहायो में एक कपल बन के रहते हैं। जब मेलिना ट्रांसमीटर देखती है, उसे समझ आ जाता है कि उसका कनेक्शन नोवा कॉर्प से है, वही गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाली इंट्रोलॉजिक सोसाइटी फोर्स। शायद उनके पास ज़ॉम्बीज़ प्रॉब्लम का सलूशन हो, लेकिन उनसे कांटेक्ट करने के लिए ट्रांसमीटर का सिग्नल स्पेस तक ले जाना जरूरी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि वकांडा में जो हुआ था, ज़ॉम्बीफाइड्स थ्रोन का अटैक और उस फॉल आउट की वजह से अर्थ से स्पेस तक कोई सिग्नल भेजना पॉसिबल ही नहीं है। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, स्पेस में जाकर डायरेक्टली सिग्नल भेजना। सब लोग नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी ओकायो अपनी ज़ॉम्बी हॉर्ड के साथ आउटपोस्ट पर अटैक कर देती है। पहले तो लगता है कि ये मैनेजेबल है क्योंकि मेलिना, अलेक्सी, रेड गार्डियन, जेलिना, ब्लैक विडो, ब्लेड नाइट और कमाला काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही एक नया ग्रुप भी हेल्प करता है, एक लड़कियों की टीम जो अपने आप को सिस्टर्स कहती हैं। शुरुआत में वो लोग अटैक को इजीली हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ओकायो रुकती नहीं। धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ हार्डर अंदर घुस जाते हैं। इस दौरान एक ज़ॉम्बी फाइट होती है। रेड गार्डियन और ज़ॉम्बी फील्ड स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका के बीच।
आखिर में एलेक्सिस जीत जाता है, लेकिन सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। ओकायो और उसका ज़ोंबी आर्मी बहुत क्लोज आ जाता है। तब मेलिना डिसाइड करती है कि वो अपनी जान दे के बाकी सबको बचाएगी। वो अपने न्यूक्रोलॉजिक्स एजेंट डिवाइस से ज़ोंबीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में ओकायो उस पे हावी हो जाता है और मेलिना मर जाती है। मेलिना की अचानक डेथ देखकर येलिना गुस्से और दुख से भर जाती है। अब वो पक्का डिसाइड करती है कि कमाला को लेकर हर हाल में उसकी हेल्प करेगी, ताकि ट्रांसमीटर एक स्पेसशिप तक पहुंच जाए। और स्पेसशिप का जुगाड़ करना है वो ब्लेड नाइट का काम है, जैसे ऑलरेडी पता है कि एक कहाँ मिलेगा। और यहीं के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब इसकी कुछ थ्योरीज के ऊपर बात करते हैं। मेलिना ने ट्रांसमीटर देखकर जो बात बोली थी कि ये नोवा कॉर्प्स के लिए है, उसका मतलब क्लियर है, अगला फेज स्पेस ट्रैवल होगा। कमाला और उसकी टीम को अर्थ से निकालना होगा और नोवा कॉर्प्स तक मैसेज पहुंचाना होगा। शायद नोवा कॉर्प्स के पास एक क्योर या एंटी ज़ोंबी वेपन हो। मेलिना की डेथ के बाद येलिना बहुत इमोशनल और मोटिवेटेड है। मेरे गेस के मुताबिक उसका रोल कमाला प्रोटेक्टर जैसा बन गया है। येलिना उसको एक छोटी बहन जैसा ट्रीट करेगी और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप करेगी। ब्लेड नाइट को ऑलरेडी पता है कि एक स्पेसशिप कहाँ है, मतलब उसका कनेक्शन या तो कोई छुपा हुआ है या फिर उससे कोई बड़ा। ओकायो इजीली नहीं मारेगी। मुझे पता है कि उसका आर्क और लंबा होगा। शायद फ्यूचर में उसका अंदर थोड़ी ह्यूमन कॉन्शियसन ट्रिगर होगी और एक ड्रामेटिक मोमेंट होगा जहां वो अपनी ज़ोंबीज नेचर के अगेंस्ट स्ट्रगल करेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मार्वल ज़ोंबीज एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत होती है ज़ोंबी अपोकलिप्स की शुरुआत से होती है। बीच में आउटब्रेक चल रहा होता है और हम शॉन और केटी को फॉलो करते हैं, जो इस पागलपन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। नॉर्मल ज़ोंबीज के साथ साथ हम जाइंट ज़ोंबीज भी देखते हैं, जो लोगों को बिना दया के मार रहे होते हैं और शरीर में तभी मचा देते हैं। कुछ जाइंट इंसान भी शहर में भटक रहे होते हैं, जो जाइंट ज़ोंबीज के अटैक का शिकार बन जाते हैं। ये सब PYM लैब्स के ब्लास्ट की वजह से हुआ था, जो आग में जलता हुआ दिखाया जाता है। कैटी अपना घर जलता हुआ देखती है और उसकी माँ शायद अब मर चुकी होती है। दोनों भाग रहे होते हैं और FBI ऑफिसर जिमी वू उनकी हेल्प करता है। यहाँ एक छोटा थ्रू बैक मिलता है शैंग ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के बस फाइट सीन का, जहाँ शॉन मार्शल आर्ट्स स्किल्स दिखाकर ज़ोंबी से लड़ता है और कैटी उसे बचाती है और उससे पूछती है, तुम फाइट कर सकते हो। थोड़ी देर के बाद सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। तभी एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जो ज़ोंबीज को मारना शुरू कर देता है। जल्द ही रिवील होता है कि ये सब एक्स वेंसो यानी द मॉडर्न शॉन का फादर कर रहा होता है अपने 10 रिंग की मदद से। लेकिन जब शॉन को ज़ोंबीज काट लेते हैं, विनोवो अपनी रिंग्स शॉन को दे देता है ताकि वो बचा रहे और खुद सेक्रीफाइस कर देता है। ये सीन शॉन और वेन्यू के रिलेशनशिप को उल्टा दिखाता है, जो टाइमलाइन में टेंस था यहाँ सेक्रीफाइस से सॉफ्ट बन जाता है। वेन्यू एक ट्रेजिक लेकिन सिंपैथेटिक कैरेक्टर बनकर निकलता है। शॉन अपने फादर की डेथ पे शौक मनाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें रेस्क्यू कर लेता है और वो फैन फ्रांसिस्को से निकल जाते हैं। ये पूरा ओपनिंग सीन व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 5 की इवेंट से पहले का होता है। साथ ही पैम लैब का जिक्र भी होता है, जहां से ये सब ज़ोंबी मैसेज स्टार्ट हुआ था। हिंट मिलता है कि ज़ोंबीज हंक या जेंट PM पार्टिकल्स का कंट्रोल के लिए और उनके साथ एक्सपेरिमेंट ये वेनिश फैला। फिर स्टोरी 5 साल आगे बढ़ती है। अब शॉन, कैटी, जिमी डेट डीलर और ग्रुप डेजर्ट में ड्राइव कर रहे होते हैं। उनकी गाड़ी के बीच काउजो होती हैं, जिनको वो सेरोनी के तौर पर न्यू ऑर्लेंस चेक पॉइंट सिटी ऑफ द सिया में देने वाले होते हैं। ये सिटी ऑन द सिया असल में द राफ्ट होता है, एक अंडर वाटर हाई सिक्योरिटी प्रिजन जहां वो सुपर पावर्ड लोग रह जाते हैं। रास्ते में उन्हें उनके ऊपर स्क्रल बैंडिट्स अटैक कर देते हैं।
एक्शन सीन होता है जहां शॉन और कैटी दोनों पंच पंच रिंग्स फेंकते हैं और इजीली एनिमीज को खत्म कर देते हैं। चेक पॉइंट पर वो बोरन जेमो उससे मिलते हैं जो सिटी का ऑथराइजी फिगर होता है। उसके साथ यूएसए एजेंट जॉन वॉकर उनके साथ होता है जो उसका राइट हैंड है। जेमो डिसाइड करता है कि कौन सिटी के अंदर जा सकता है और उसके लिए लोगों को ट्रिब्यूट्स देने पड़ते हैं। यही शॉन और उसका ग्रुप कमाला और उसके ग्रुप से मिलता है जो सिटी के अंदर जाना चाहते हैं। जेमो उनके ट्रिब्यूट्स और पावर देखकर दोनों ग्रुप्स को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। आगे की कहानी राफ्ट के अंदर चली जाती है जहां ज़ोंबीज, बिट्रल और सेक्रीफाइस देखने को मिलते हैं। जब हीरोज राफ्ट के अंदर अपनी नई लाइफ के लिए रेडी हो रहे होते हैं तभी वांडा ज़ोंबी आर्मी भी कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हो रही होती है। जैसे ही राफ्ट समुद्र के अंदर और गहराई में जाता है अंडर वाटर ज़ोंबीफाइड दोबारा जिंदा हो जाते हैं। लगता है वांडा ने उन्हें बुलाया होता है। चेक पॉइंट कुछ देर बाद पूरी तरह जल जाता है जहां ज़ोंबीफाइड ओकायो कैना रेमेसी की आवाज ज़ोंबी आर्मी को लीड करती है। उसके बाद ज़ोंबीफाइड नेमरमोर अल्टरनेट का किंग वहां आ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं जो दिखाता है कि अब वांडा के कंट्रोल में है। राफ्ट के अंदर दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं और डिनर टेबल पर जहां अनलिमिटेड फूड होता है कमाला, शॉन और उसके फ्रेंड अपना प्लान बताती हैं। वो लोग न्यू असगार्ड जाने वाले होते हैं ताकि वहां से स्पेसशिप लेकर स्पेस में जाके सिग्नल दे सकें। शॉन सुनता है लेकिन इंटरफेस नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि होप का कोई फायदा नहीं है। सिटी ऑन द सिया में छुप कर रहना ज्यादा सेफ है, लेकिन ह्यूमन जल्दी समझ जाते हैं कि सेफ्टी सिर्फ एक इल्यूजन है। जेमो ने उन्हें राफ्ट में लिया है इसलिए होता है ताकि ज़ोंबीज अटैक करें तो हीरोज को सेक्रीफाइस किया जा सके। कमाला को इस बीच एक विजन आता है। उसमें वो ब्लेड नाइट को लाल आंखों के साथ देखती है और समझ जाती है कि एक्चुअली ज़ोंबी वांडा उसके अनकॉन्शियस में घुस के उसे मैनिपुलेट कर रही है। वो जाग जाता है, ब्लेड नाइट से बात करती है लेकिन आखिर में उसे एक नाइटमेयर समझकर इग्नोर कर देती है। तभी ओकायो की ज़ोंबी आर्मी राफ्ट पर अटैक कर देती है। ज़ोंबी अटैक से बचने के लिए जेमो कमाला और उसके ग्रुप को समुद्र में इजेक्ट कर देता है जैसे सेक्रीफाइस कर रहा हो, लेकिन कमाला का नूर उसका बैंगल से निकलता लाइट उन्हें बचा लेता है। इसी वक्त ज़ोंबी नेमोर अपनी अनडेड आर्मी के साथ राफ्ट के अंदर घुस जाता है और राफ्ट को फ्लोट कर देता है। जेमो राफ्ट के लोगों को एस्केप पैड्स में भेजता है और नेमोर को हल्क कॉन्टिनेंटल सेल में बंद कर देता है। एक बड़ी फाइट होती है सुपर हीरोज और ज़ोंबीज के बीच, लेकिन सून नेमोर सेल तोड़ देता है और लोगों को ब्रूटल तरीके से मारना शुरू कर देता है। हीरोज समझ जाते हैं कि नेमोर को रोकना मुश्किल है। तभी येलेना डिसाइड करती है कि वो कंट्रोल रूम में जाकर मैनुअली लाइफ पैड एक्टिवेट करेगी ताकि कमाला अपना मिशन कंटिन्यू कर सके। कमाला का सामना नेमोर से होता है जो ट्रांसमीटर के पीछे होता है। वांडा के ऑर्डर पर कमाला उसे ट्रिक करती है और शॉन, कैटी और ब्लेड नाइट की मदद से अपना क्वांटम बैंगल यूज करके नेमोर को मार देती है। नेमोर के खत्म होने ही कमाला रेड गार्डन, ब्लेड नाइट, शॉन, कैटी, जेमो और जेमी के साथ लाइफ पैड पर निकल जाती है। येलेना मैनुअली पैड स्टार्ट करती है लेकिन खुद ज़ोंबी आर्मी से घिर जाती है। राफ्ट भी पूरी तरह फ्लॉड हो चुका होता है। अपनी मौत समझकर येलेना एक इमोशनल डायलॉग बोलती है, मेरी डेथ का रिस्पेक्ट करके साथ रखो। रेड गार्डियन अपनी बेटी की डेथ पे शोक मनाता है और बाकी टीम उसे कंसोल करती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मार्वल ज़ोंबीज एपिसोड 3 एपिसोड स्टार्ट होता है व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 5 के एंड से। विजन को समझ आ गया है कि वो वांडा या दुनिया को ज़ोंबी से बचा नहीं सकता, इसलिए उसने अपनी जान दे दी और माइंड स्टोन टिचाला को दे दिया। उसकी सोच ये थी कि शायद वकांडा
वकांडा की एडवांस्ड टेक से एक क्योर बन सकती है। एपिसोड स्टार्ट होते ही पता चलता है कि ये सब इवेंट करंट टाइम से 5 साल पहले के हैं। थाइनोस का दिमाग भी ज़ॉम्बी इन्फेक्ट से खराब हो चुका है, इसलिए वो जेंटल की फुल पावर यूज नहीं कर पा रहा था। फिर भी उसकी पावर इतनी थी कि हीरोज को फाइट करना मुश्किल हो रहा था। जब थाइनोस ज़ॉम्बी आर्मी से हीरोज को घेर लिया, तब एंट्री होती है थॉर, ग्रूट और रॉकेट की। बिल्कुल इन्फिनिटी वार वाली एंट्री, जैसे हीरोइक मोमेंट हो। लेकिन उनकी भी पावर ज़ॉम्बीज थाइनोस के सामने काम नहीं करती। थाइनोस पावर स्टोन यूज करके एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिसमें रॉकेट और ग्रूट दोनों मर जाते हैं। थॉर बचा रहता है, पर बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। थाइनोस गॉन्टलेट यूज करके वकांडा का मोल्टन वाइब्रेनियम क्योर खोल देता है और टिचाला से माइंड स्टोन भी छीन लेता है। अब उसके पास पूरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट आ जाता है। ये देखकर टिचाला डिसाइड करता है कि यूनिवर्स को बचाने का एक ही तरीका है। वो थाइनोस को पकड़कर मोल्टन वाइब्रेनियम कोर में गिरा देता है। दोनों साथ गिरते हैं और एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी ब्लास्ट पूरा वकांडा की रियलिटी तोड़ मोड़ देती है। लेकिन लास्ट मोमेंट में पीटर, स्पाइडरमैन और स्कॉट को कमर ताज के बचाए हुए सॉर्सरर्स बचा लेते हैं। आज के टाइम में रिट्रिश, सारा और लंडर मास्टर उन्हें बताते हैं कि क्वीन ऑफ द डेड वांडा एक बड़ी ज़ॉम्बी आर्मी कंट्रोल कर रही है और उनको उसे लड़ना होगा। लेकिन रेट्रा हिंट देती है कि वो अकेली नहीं रहेगी। कुछ बचे हुए हीरोज अभी भी न्यू एसगार्ड की तरफ आ रहे हैं। पिछले एपिसोड में हीरोज डेथ डीलर, कमाला, जिमी, शेंग-ची, ब्लेड, एलेक्साई और केटी ज़ूम्बीफाइड नेमोर और उसके अल्टरनेट आर्मी से बचकर बॉरन जेमो के एस्केप विजुअल न्यू एसगार्ड पहुंचते हैं। एलेक्सी बहुत उदास है क्योंकि येलिना, उसकी अडॉप्टिव डॉटर, अपनी जान दे दी ताकि बाकी सर्वाइवर बच सके। कमाला उसे समझाती है और कहती है कि येलिना याद को जिंदा रखने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि हम उसके लिए लड़ते रहें और अंत तक पहुंचे। सबको याद है उनका मेन मिशन क्या है, एक स्पेस विजुअल तक पहुंचना है जहां कमाला शरंक ट्रांसमीटर का यूज करके नोवा कॉर्प्स को बुला सके, जो शायद ज़ॉम्बी के लिए क्योर बनाने में मदद करे। न्यू एसगार्ड के गेट्स पर वाल्करी उन्हें रोक लेती है क्योंकि उनके पास इनविटेशन नहीं होता। लेकिन ब्लेड कॉन्सो का जिक्र करता है। मून गॉड और वाल्करी को समझ आ जाता है कि ग्रुप का मकसद जेन्युइन है। फिर वो उन्हें न्यू एसगार्ड में एंट्री दे देता है। अंदर का सीन बिल्कुल अलग होता है। ज़ॉम्बीज की दिक्कत ही नहीं होती, लोग मजे में सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ थॉर का हाल खराब है। वो गिल्ट और ट्रॉमा में डूबा हुआ है। रॉकेट और ग्रूट की मौत और बाकी दोस्तों को खो देने के बाद वो अपने आप को ब्लेम करता रहता है। अब थॉर परमानेंट स्टोपर, नशा और उदासी वाली स्टेट में है। कमाला उसे ट्रांसमीटर दिखाना चाहती है ताकि वो हेल्प करे डिवाइस को आउटर स्पेस तक ले जाने में, लेकिन वाल्करी उसे रोक देती है क्योंकि थॉर अब खुद को संभालने लायक नहीं बचा। दूसरों की हेल्प करना तो दूर, वो अपनी भी बात नहीं मानता। इस बीच एलेक्सी और बाकी टीम थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं, एसगार्डियन की पार्टी ज्वाइन करते हैं। तभी एक बड़ा शॉक मिलता है। कमाला को पता चलता है कि फूड और मीट का आर्गुमेंट एक क्वीन ने किया है और वो क्वीन कोई और नहीं बल्कि वांडा होती है। और सबको और हीरोइन करने वाली बात ये होती है, वांडा और ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड का कोई असर नहीं दिख रहा। वांडा सबको समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसने अपनी पावर से यूज करके खुद को कोर कर लिया है और अगर चांस मिलता है तो वो इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी यूज करके पूरी दुनिया के कोर को देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई और बंदा उस पावर को अपने पास छुपा रहा है। वांडा को लगता है कि उस बंदे के अगेंस्ट एक आर्मी की जरूरत है।
यहाँ एक बड़ा हिंट मिलता है। शायद ज़ोंबी थानोस मॉल्टन वाइब्रेनियम कोर में गिरने के बाद भी बचा रहा और इन्फिनिटी स्टोन की पावर से और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बन गया है। और अब ये क्लियर है कि इस सीजन के फाइनल एपिसोड में हीरोज की तुरंत का सामना करेंगे। सच्चाई सामने आती है। वांडा अपनी हैक पावर यूज करके उस अनफील्ड फॉर्म छुपा रही थी। उसने एसगार्डियन को ज़ोंबी फ्लैश खिलाया था और धीरे धीरे वो सब अनडेड बन गए। अब एसगार्डियन ज़ोंबीज के कंट्रोल में। वांडा ने सर्वाइवर को कॉर्नर कर दिया। क्लैश में जेमो जेमी और डेथ डीलर की ब्रूटल मौत हो जाती है। थॉर की तरफ एक बंदा ज़ोंबी हॉर्ड रश करता है पर कमाला उसे बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। ये देखकर थॉर स्टेप डोर से निकलता है और सिचुएशन को समझता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। थॉर चारों तरफ से ज़ोंबी से घिर चुका होता है। वैल्किरी अपने किंग को बचाने की कोशिश करती है पर शैंग ची उसे खींचकर सेफ जगह ले जाता है क्योंकि अब थॉर को बचाना इम्पॉसिबल लगता है। कैटी, वैल्किरी, ब्लेड, कमाला और एलेक्सा और शैंग ची एसगार्डियन स्पेसशिप की तरफ भागते हैं। तभी एलेक्सा को एक ज़ोंबी काट लेता है। कमाला के पास कोई चॉइस नहीं होती और एलेक्साई को अनडेड हार्ट के बीच छोड़ देती है। जब स्पेसशिप टेक ऑफ करती है, वांडा अपनी पावर यूज करके वापस खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक ग्रैंड हीरोइक एंट्री होती है थॉर की। अपनी असली हीरोइक सेल्फ में लौटकर थॉर अपनी थंडर पावर अनस्लैश करता है। उसने कमाला और बाकी हीरोज की वही उम्मीद दिखाई जो उसने पुराने दोस्तों में थी। थॉर ने अपनी लाइटनिंग का यूज करके वांडा को इतनी देर तक रोता ताकि टीम और स्पेशीज से बचकर निकल सके। कमाला चाहती थी कि थॉर उनके साथ आए, लेकिन डिसाइड करता है कि वो सेक्रीफाइस करेगा। जाते जाते वो कमाला को एवेंजर बुलाता है जो उसके लिए सबसे बड़ी हिम्मत बन जाती है। लेकिन थॉर के साथ आखिर में क्या हुआ ये रिवील नहीं होता। फिनाले में ये क्लियर होगा कि क्या वांडा उसे भी अपने ज़ोंबी थ्रिल बना लेगी या फिर नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मार्वल ज़ॉम्बीज़ एपिसोड 4 ये इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब नोवा कॉर्प्स बचे हुए हीरोज का पीछा कर रही होती है। वो इस गार्डियन स्पेसशिप पर अटैक करते हैं और फायर लॉन्च करते हैं। तब कमाला अपने दोस्तों को बचा लेती है एक बड़ा हार्ड लाइट शील्ड बनाकर, लेकिन जब स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है शील्ड टूटने लगता है। अच्छी बात ये होती है कि उस वक्त कमर ताज के सोर्सर्स आके उन सबको बचा लेते हैं। कमाला स्पाइडरमैन को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और स्कॉट लैंग का सर देखकर और भी शॉक हो जाती है। सोर्सर्स स्पेशली रेंत्रा बताते हैं कि असली खतरा ज़ॉम्बी वांडा है। उसका प्लान ये है कि वो इन्फिनिटी स्टोन के डिस्ट्रैक्शन के बाद निकली हुई एनर्जी को कंट्रोल करे। वकांडा के इवेंट के वक्त ब्रूस बैनर ने वो डेंजरस पावर अब्सर्ड की थी जो थानोस के गैंटलन डिस्ट्रॉय होने के बाद मेल्टन वाइब्रेनियम कोर से निकली थी। इस पावर को अब्सॉर्ब करके वो बन गया था इन्फिनिटी हल्क का सबसे पावरफुल वर्जन। सीजन 3 में हमें मेगा हल्क दिखा था जो एक बड़ा गामा मॉन्स्टर था, लेकिन इन्फिनिटी हल्क उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ उसका डिजाइन वीक लगता है। इतनी इन्फिनिटी स्टोन की पावर होने के बावजूद वो सिर्फ फिजिकल अटैक यूज करता है। अब वांडा अपनी ज़ॉम्बी आर्मी लेकर वकांडा की तरफ मार्च कर रही है ताकि इन्फिनिटी हल्क की पावर छीन सके। सोर्सरर्स सर्वाइवर को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इस फाइनल बैटल में उनके साथ लड़ें, वरना ह्यूमैनिटी का एंड हो जाएगा। कमाला थोड़ी कंफ्यूज है और गिल्टी फील करती है क्योंकि उसने नोवा कॉर्प्स को कन्विंस नहीं किया मदद करने के लिए। उसे लगता है कि उसने अपनी फ्रेंड्स रिरी, कैटी और बाकी जिन लोगों ने अपनी जान दी उन सबको फेल कर दिया है। उसके मन में डाउट आते हैं कि शायद उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और सर्वाइवर्स का एंड भी बाकी लोगों की तरह हो जाएगा। तब शैंग-ची उसे मोटिवेट करता है। वो याद दिलाता है कि कमाला की वजह से थॉर जो लाइफ से गिव अप कर चुका था दोबारा हो पाया। ये बात सुनकर कमाला के अंदर दोबारा हिम्मत आती है। वो डिसाइड करती है कि चाहे जो हो जाए
वो अपने दोस्तों और बाकी हीरोज के साथ मिलकर फाइनल बैटल लड़ेगी, चाहे इसमें किसी की जान जाए या फिर ना जाए। ज़ॉम्बी वकांडा अपनी पूरी अनडेड आर्मी के साथ इन्फिनिटी हल्क पर अटैक कर देती है। सबसे पहले ज़ॉम्बीज अबोमिनेशन सामने आता है, लेकिन हल्क उसे और बाकी सबको तोड़ फोड़ देता है। हल्क के मूव्स थोड़े फनी लगते हैं, जैसे वो इन्फिनिटी स्टोन की पावर से एयर बैंडिंग कर रहा हो, लेकिन वांडा का अटैक और डेंजरस होता जाता है। उसकी आर्मी में ज़ॉम्बीज, अल्टरनेटेड और एसगार्डियन भी शामिल हो जाते हैं। एक पॉइंट पर हल्क इतने अटैक से ओवरवेलमिंग हो जाता है, तब इन्फिनिटी वार वाली पोर्टल सीन रिक्रिएट होती है, जहां सर्वाइविंग हीरोज आके हल्क की मदद करते हैं। फाइनल शोडाउन शुरू होता है, खून, मारधाड़ और सेक्रीफाइस के साथ। इस बैटल में हल्क, होप, जनत और हॉकाई अपने एंड दे देते हैं। वकांडा कमाला को अपनी फिजिक्स पावर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, उसे इन्फेक्टेड एलेक्सी और येलिना की याद दिलाती है। बैटल के दौरान इन्फेक्टेड थॉर भी एंट्री लेता है। वो अपनी एनर्जी ब्लास्ट से ब्लेड नाइट को मार देता है, लेकिन हल्क उसे भी खत्म कर देता है, उसके सर पर रख कर क्रैश कर देता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वांडा हल्क के बॉडी इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी स्पून करना शुरू कर देती है। कमाला देखती है कि एक एक करके उसके सारे कमांडर्स मर रहे हैं। वांडा उसे बुलाती है और कहती है, मेरी मदद करो, मैं अपनी पावर से सब कुछ ठीक कर दूंगी। कमाला पहले तो वांडा की बातों को इग्नोर करती है, लेकिन वांडा उसे कहती है कि उसके सारे एफर्ट्स बेकार गए। उसने सबसे पहले करीबी लोगों को खो दिया, बाकी सर्वाइवर्स भी मरने लगे हैं और ह्यूमैनिटी बचाने का कोई चांस नहीं बचा है। वांडा कहती है अगर कमाला उसका साथ दे तो दुनिया को दोबारा बना सकती है। कमाला के लिए ये एक मुश्किल चॉइस है, लेकिन वो सोचती है कि अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस वेस्ट होने नहीं दूंगी, इसलिए वो अलाउ करती है कि वांडा उसके थ्रू एनर्जी चैनल करे। कमाला के मिस्ट्रिकल बैंगल एक मीडियम बन जाते हैं, जो वांडा की लिमिटलेस एनर्जी सोर्स को स्टेबलाइज करते हैं। एपिसोड के एंड में वांडा अपनी फुल पावर यूज करके रियलिटी को रीराइट करती है। पूरे प्लेनेट लेवल पर नई दुनिया बन जाती है, जहां कमाला वापस अपनी फ्रेंड्स रिरी और केट के साथ मिल जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, कोई ज़ॉम्बी नहीं, दुनिया बिल्कुल शांति में है और कमाला खुश होती है कि सब कुछ वापस ठीक हो गया। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है, कमाला अकेली है जो पूरी ज़ॉम्बी दुनिया को याद रखती है। उसे बार बार उस नाइटमेयर वर्ल्ड के फ्लैशेस दिखते हैं जो इस हैप्पी रियलिटी के नीचे छुपे हुए हैं। एक मोमेंट में कमाला को रिरी के ग्लिम्स दिखता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी वर्ल्ड में जिंदा और इन्फेक्टेड से लड़ रही है। रिरी उसे वार्न करने की कोशिश करती है कि कमाला एक फेक एलिजन में फंस गई है। शायद फ्रेडी ने रिरी को प्रोटेक्ट कर लिया था पहले एपिसोड के इवेंट के बाद, और अगर सीजन 2 बनता है तो फोकस होगा रिरी के स्ट्रगल पर, कैसे वो एलिजन तोड़कर कमाला को जगाने की कोशिश करती है और फिर उन्हें दोबारा फोर्स करना पड़ेगा क्वीन ऑफ द डेड वांडा को एक नए ट्विस्टेड रियलिटी के अंदर। अब चलिए कुछ सीजन 2 की थ्योरीज को लेकर बात करते हैं। वांडा ने जो परफेक्ट दुनिया बनाई है वो एक इल्यूजन है। कमाला को जो फ्लैशेस दिखते हैं वो प्रूफ है कि असली ज़ॉम्बी वर्ल्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है। मतलब वांडा ने रियलिटी को पूरा डिस्ट्रॉय नहीं किया, बस एक कवर बनाया है। रिरी का ग्लिम्स दिखता है, क्लियर हिंट मिलता है कि वो अभी भी जिंदा है ज़ॉम्बी वर्ल्ड में। शायद फ्रेडी ने उसे बचाया हो और अब वो रेजिस्टेंस लीड कर रही है। सीजन 2 में उसका रोल और भी ज्यादा होगा। कमाला को रियलिटी का इल्यूजन का सामना करने के लिए कमाला के बैंगल्स एक बड़ा रोल है। ये बैंगल्स ही वांडा के स्पेल को स्टेबल कर रहे हैं। सीजन 2 में शायद यही बैंगल्स वांडा के इल्यूजन को तोड़ने के लिए बनेंगे। कमाला को चॉइस करना होगा, अपनी परफेक्ट दुनिया बनाए रखनी है या सच के लिए लड़ना है। हल्क टेक्निकली स्पेल के टाइम एग्जिस्ट कर रहा था, क्या उसका पावर उस फेक रियलिटी में लॉक हो गया है? अगर हाँ तो रिरी को शायद हल्क को जगाना पड़ेगा रियलिटी तोड़ने के लिए। वांडा अब सिर्फ एक ज़ॉम्बी विच नहीं रही, अब वो रियलिटी लेवल थ्रेट बन गई है। इसलिए सीजन 2 में विलन और भी ज्यादा डेंजरस होगा। रिरी प्लस कमाला वर्सेस वकांडा एक मेजर शोडाउन होगा। क्या पता वांडा के इल्यूजन सिर्फ एक हद तक लिमिटेड हो और बाकी कॉस्मिक लेवल पर नोवा कॉप्स या गार्डियन को असली जरूरत पता चल जाए। सीजन 2
2 में ये कॉस्मिक एंगल और भी एक्सप्लोर हो सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।